सो हे गाइस, माय नेम इज हर्ष और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमने इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किया है, सारे टॉपिक पढ़ाए हैं और सारे टॉपिक इन डेप्थ पढ़ाए हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो जितनी भी रिएक्शंस आएंगी वीडियोस के अंदर आपको वे सारी रिएक्शन कहीं नोट डाउन करनी है। सारी रिएक्शन आपको नोट डाउन करनी है, यानी कि नोट्स बनाने हैं रिएक्शन के, क्योंकि इस एक चैप्टर में लर्निंग पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत सारी रिएक्शंस हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा। चैप्टर बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है। ठीक है, और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी दूसरी वीडियो का, और उस वीडियो में इस चैप्टर के नोट्स अपलोडेड है। तो जाके डिस्क्रिप्शन से जाएं, उस वीडियो को देखें, पहले नोट्स डाउनलोड करें और फिर आके ये पूरा चैप्टर देख लें। 1-1.5 घंटे में हमने पूरा चैप्टर कवर किया है और इन डेप्थ कवर किया है, सारे टॉपिक टच किए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कि केमिकल रिएक्शन वर्ड क्या है, क्या होती हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब कि जब कुछ केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं, और उनसे रिएक्ट या इंटरेक्ट करने के बाद जब नए केमिकल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सपोज कोई एक केमिकल है मेरे पास ए, और कोई केमिकल है बी। जब ये ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये नया कंपाउंड बना रहे हैं, नया केमिकल बना रहे हैं सी, तो ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। अब इसमें जो केमिकल्स इंटरेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो केमिकल फॉर्म होते हैं इनके इंटरेक्शन से उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसका बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्होंने आपस में रिएक्शन करी और वाटर बना लिया, है ना। इस टाइप के बहुत इजी इजी से एग्जांपल हमारे पास हैं। अब एक चीज़ और, एक इम्पॉर्टेंट बात और है इसमें, कि जो केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं और जो केमिकल फॉर्म हो रहा है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो रिएक्ट करके जो केमिकल्स थे उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और जो प्रोडक्ट बना है उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये बनने वाले की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से, मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है केमिकल रिएक्शन क्या है, जब कुछ केमिकल आपस में इंटरेक्ट या रिएक्ट करते हैं और नए केमिकल्स बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम एक एक्सप्लोजिव मेटल, मतलब सोडियम एक एक्सप्लोजिव मेटल होता है। ठीक है, क्लोरीन और डेडली गैस, मतलब क्लोरीन लिटरली डेडली गैस होती है, बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि सोडियम बहुत खतरनाक मेटल और क्लोरीन बहुत खतरनाक गैस, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, NaCl, टेबल सॉल्ट। तो ये रिएक्शन करके बना रहे हैं टेबल सॉल्ट, यानी कि जो हम नॉर्मल घरों में सॉल्ट यूज़ करते हैं ना, उसे उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये टेबल सॉल्ट बना रहे हैं। तो यानी कि आपने देखा ना कि जो रिएक्टेंट्स थे, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है हमारे लिए, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, ये हमारे लिए रिएक्टेंट है। और ये दोनों की प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टी जो ये फॉर्म कर रहे हैं NaCl, इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। यानी कि केमिकल इक्वेशन, सॉरी, केमिकल Na और Cl जो रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करके बना रहे हैं NaCl, इसकी प्रॉपर्टी Na और Cl से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब ठीक है भैया, मैं केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, लेकिन अब मुझे पता कैसे लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। मैं लैब में मान लो कुछ केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो लैब में तो मैं जो सारी चीज़ें मुझे सेम सेम सी दिखती हैं। मान लो मैंने दो अलग अलग कंपाउंड लिए भी, इन्हें मिला दिया, ये तो मुझे बिल्कुल सेम ही दिखते हैं, और मुझे कैसा पता लगेगा कि कोई नया कंपाउंड बना है कि नहीं बना, मैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे जज करूँगा, ऐसे तो नहीं पता लगता ना कि कुछ नया चीज़ बन गई है। तो ना केमिकल रिएक्शन जब भी होगी ना, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं उन्हें हम आगे पढ़ते हैं। तो वो क्या चेंजेस होते हैं हम उन्हें देख लेते हैं। पहला चेंज होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि आपने अगर कुछ केमिकल्स मिलाए हैं और अगर मिलाने के बाद उसमें से अगर गैस रिलीज हो रही है, तो मैं कह दूँ कि हाँ भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या मतलब कि अगर आपने कुछ ए लिया है और कुछ बी लिया है, ये दो आपने केमिकल लिए हैं, इन केमिकल को आपने मिक्स कर दिया, और अगर आपके कंटेनर में जिसमें आपने मिक्स करा है उसमें से अगर कुछ गैसेस निकलने लगी,
तो हाँ भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब ना एक चीज़ याद रखना, अब जो मैं यहाँ से ये जो रिएक्शंस लिख रहा हूँ ना, ये रिएक्शंस आपको याद करनी है सारी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आती है। और इन रिएक्शंस में मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, वो भी आपको माइंड में रखना है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस की आपको जो रिएक्शन याद रखनी है वो है कि Zn की रिएक्शन मैंने H2SO4 के साथ करवाई है, ठीक है। Zn की रिएक्शन मैंने H2SO4 के साथ करवाई है, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो होते हैं ZnSO4 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सी गैस निकल रही है, कि यार ये हाइड्रोजन गैस है कि ऑक्सीजन गैस है, मुझे पता कैसे लगेगा। तो हाइड्रोजन गैस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इस गैस को बर्न करें, अगर आप इस गैस को बर्न करें तो ये ना पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ये पॉप साउंड यानी कि कुछ पॉप साउंड होता होगा, पट 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 टाइप की कुछ आवाज़ होती होगी, इस साउंड के साथ ये बर्न होती है। अब भैया मैं कैसे बर्न करूंगा गैस को, तो इसका कुछ तरीका होता है, आप अपनी बुक्स में पढ़ सकते हैं, वहाँ पर प्रोसीजर दिया होगा। वरना एक सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज कीजिए आप एक कंटेनर में ये रिएक्शन कर रहे हैं, H2SO4 है इसमें, आपने इसमें Zn डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर से बबल्स निकलेंगे H2 गैस के, और यहाँ आप कुछ लाइटर वगैरह ला के रख दें जिसकी वजह से गैस बर्न हो जा रही है ना, अब वहाँ पे आपको पॉप साउंड आएगा। तो अगर वहाँ पर पॉप साउंड आ रहा है गैस के बर्न होने से, तो आप बता देंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी कुछ कुछ क्वेश्चन बना देंगे यहाँ से, जिसमें ये हिंट होगा कि जो गैस निकल रही है वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, एक रिएक्शन और याद रखनी है आपको, एक रिएक्शन तो ये याद रखनी है, एक और याद रखनी है Na2CO3। Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, ये आपको याद रखना है। Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। Na2CO3 की रिएक्शन मैंने HCl के साथ करवाई है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये शायद आपको पता होगा। इन दोनों की रिएक्शन करवा के बनता है NaCl। NaCl अगेन सोडियम क्लोराइड, ये भी आपको पता होगा। और H2O यानी कि वाटर, ये भी पता होगा आपको। और यहाँ से ना एक गैस निकलती है, जो गैस होती है CO2। तो यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, CO2। अब अगेन वही बात कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पता कैसे लगेगा कि CO2 गैस ही निकल रही है। तो आपको पता ऐसे लगेगा कि CO2 गैस है ना लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अगर आप CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करें, अगर आप CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करें, तो ये ना इसे मिल्की कर देती है। CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अगर आप CO2 को लाइम वाटर के थ्रू पास करें तो ये मिल्की हो जाता है। अब भैया लाइम वाटर क्या होता है और मिल्की कैसे हो जाता है, तो ये चीज़ ना हमें सेकंड चैप्टर में पढ़नी है, वहाँ हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख लें कि CO2 गैस को अगर हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आपको पता लगता है कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। और अगर आपने कुछ एलिमेंट्स मिलाए हैं, कुछ केमिकल्स मिलाए हैं, और अगर उन केमिकल्स को मिलाने के बाद अगर उसमें से गैस निकल रही है, तो आप कह दोगे कि यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। और उसकी आपको ये दो रिएक्शंस याद रखनी है, पहले वाले से हाइड्रोजन गैस निकलती है, दूसरे वाले से CO2 गैस निकलती है। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। ओके, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगेगा, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। CO2 गैस का कैसे पता लगेगा, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ठीक है। और ये लाइम वाटर को मिल्की करने का पूरा प्रोसेसर हमारे सेकंड चैप्टर में है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, तो हम उसमें आराम से पढ़ेंगे इसे, ठीक है। इसके बाद अगली रिएक्शन है कि यार अगला मुझे कैसे पता लगेगा। अच्छा चलो भैया गैस निकल गई, अगर मान लो मैंने केमिकल मिलाए और गैस नहीं निकली, फिर क्या उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही? नहीं, अभी और भी तरीके हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कि सपोज करो कि आपके पास बीकर था, ठीक है, इसमें ऑलरेडी एक कंपाउंड है, और आपने इसमें कोई दूसरा कंपाउंड ला के ऐड कर दिया, कोई दूसरा कंपाउंड लाए, ये ऐड कर दिया। तो ना क्या होता है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर नीचे ना कुछ आकर बैठ जाएगा, कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा कुछ सॉलिड टाइप चीज नीचे आकर जमा होने लगेगी कुछ टाइम बाद।
ऐसे यहाँ पर लेयर बन जाएगी। तो ये जो नीचे आके चीज़ बैठती है, जो इकट्ठी हो जाती है, इसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। और शॉर्ट में से कुछ लोग पीपीटी भी लिख देते हैं। ये क्या होता है? प्रेसिपिटेट। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपने सपोज करो कुछ केमिकल मिलाए और कुछ टाइम आपने उस कंटेनर को रख दिया, और तो क्या हुआ फिर, अगर उसमें कुछ टाइम बाद नीचे ऐसा कुछ आकर गाढ़ा गाढ़ा सा बैठ गया, तो आप कह दोगे कि हाँ भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये भी अगेन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, जिससे आप पता लगाते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। देखो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, मैं इसलिए ही लिखवा रहा हूँ और ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है कि के आई की रिएक्शन, के आई होता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन हम PbNO3 के साथ कर रहे हैं। PbNO3 क्या होता है? लेड नाइट्रेट। तो पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन हम PbNO3 के साथ कर रहे हैं, यहाँ से बनता है PbI2। यही प्रेसिपिटेट होता है और ये ना येलो कलर का होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि येलो कलर की पीपीटी कौन सी रिएक्शन में बनती है? जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट रिएक्शन करते हैं, और साथ में एक कंपाउंड और बनता है जिसका नाम होता है KNO3। KNO3 क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो जब लेड पोटेशियम आयोडाइड KI और लेड नाइट्रेट रिएक्शन करते हैं तो एक प्रेसिपिटेट बनता है PbI2 जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाली रिएक्शन तो सच में ना बहुत बार आई है पहले पेपर्स में, तो ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, याद रखनी है आपको। इसके बाद एक रिएक्शन और याद रखनी है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, वो है कि अगर आप BaCl2 की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा रहे हो, BaCl2 होता है बैरियम क्लोराइड और H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप इन दोनों की रिएक्शन करवा रहे हो और अगर यहाँ बनता है BaSO4, जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है वाइट कलर का, ठीक है, यानी कि ये थोड़ी देर बाद नीचे आकर इकट्ठा हो जाएगा और जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, और साथ में बनता है 2HCl। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर आपने BaCl2 मिलाया H2SO4 के साथ और अगर कुछ वाइट कलर की चीज़ नीचे आके कंटेनर में जमा हो गई, तो आप कह दोगे कि भैया रिएक्शन हो गई है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो ये दो प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आती है। एज इट इज़ आपको याद रखनी है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और उस प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे पहले वाले केस में PbI2 का प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि येलो कलर का है, और सेकंड वाले केस में BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि वाइट कलर का है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा भैया, आपने दो तो बता दिए कि यार फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ, मैंने दो केमिकल मिलाए, ना तो मेरा उसमें गैस निकली और ना प्रेसिपिटेट बना, फिर क्या होगा? फिर पता लगेगा आपको चेंज इन कलर से। अगर आपने कुछ केमिकल्स मिलाए, सपोज करो कि पहले वाले का रंग रेड है, दूसरे वाले का रंग येलो है, ठीक है, और अगर आपने इन दोनों को मिलाया और कुछ ब्लू कलर की चीज़ बन गई, तो आप कह दोगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। यानी कि आपने अगर कोई कंपाउंड मिलाए, उसका अगर कुछ कलर था और आपके प्रोडक्ट का उससे डिफरेंट कलर आ रहा है, तो आप वहाँ से बता सकते हो कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके भी आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि अगर मैं सिट्रिक एसिड में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाऊं, अगर मैं सिट्रिक एसिड में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाऊं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है पर्पल कलर का, तो इसका कलर होता है पर्पल, और सिट्रिक एसिड का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कैरेक्टरलेस भी होता है, कलरलेस भी होता है। तो अगर आप सिट्रिक एसिड में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाएं और इसकी रिएक्शन से क्या होता है, ये जो पर्पल कलर है ना, ये डिसअपियर हो जाता है, तो आप यहाँ से बता दोगे कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो गई। कैसे? कि अगर आपने एक कंटेनर में सिट्रिक एसिड ले रखा है और आप उसमें अगर पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट मिलाओ और पोटेशियम परमैंगनेट का कलर गायब हो जाए, तो आप वहाँ से बता दोगे कि यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और कैसे बता सकते हैं हम केमिकल रिएक्शन हो रही है? सेकंड, आपको ये भी याद रखना है कि अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड में एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाऊं, पोटेशियम
इसका वही लिख देते हैं। अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड में एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाऊं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगेन ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज कलर का। तो अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिलाओ तो ये ऑरेंज कलर चेंज होके बन जाता है ग्रीन। तो यहाँ से आप बता दोगे कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। पहले आपने ऑरेंज कलर का कंपाउंड लिया था और उसमें अगर रिएक्शन होने के बाद वो ग्रीन कलर का हो गया तो आप कह दोगे कि भाई रिएक्शन पक्का हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसमें जो एक रिएक्शन है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो आपको जरूर याद रखनी है। वो है कि अगर आप CuSO4 होता है कल कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। अगर आप CuSO4 में Zn मिलाओ, इन दोनों की रिएक्शन से बनता है ZnSO4 प्लस Cu, जो कि ये कलरलेस होता है। तो यानी कि अगर आपने ब्लू कलर के CuSO4 सॉल्यूशन में Zn डाल दिया और उसका कलर अगर कलरलेस हो गया तो आप कह दोगे कि भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये 3 पॉइंट हैं, तीनों आपको दिमाग में रखने हैं कि किसका कलर शुरू में क्या होता है और चेंज होने के बाद क्या हो जाता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, लेकिन अगर इसमें हम सिट्रिक एसिड मिला देते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। उसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, अगर उसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, और एक और कि अगर CuSO4 जो कि ब्लू कलर का होता है और अगर मैं इसमें Zn मिला देता हूँ तो ये ZnSO4 बन जाता है जो कि कलरलेस होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किस में हम क्या मिलाते हैं जिससे क्या चीज़ हो जाती है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो ये ध्यान रखना। तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए कि भाई अगर गैस निकल जाए तो भी मैं बता दूंगा केमिकल रिएक्शन हो रही है, प्रेसिपिटेट बन जाए तो भी मैं बता दूंगा केमिकल रिएक्शन हो रही है, कलर चेंज हो जाए तो भी मैं बता दूंगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ फिर होगा चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट टाइप की चीज़ होती है जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो होती है चेंज इन टेम्परेचर। कि सपोज करो कि आपने कोई चीज़ें मिलाई हैं और उस चीज़ का टेम्परेचर चेंज हो गया। अब ना टेम्परेचर दो तरह से चेंज हो सकता है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है या फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या टेम्परेचर बढ़ता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या होता है भैया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, बताता हूँ। तो क्या है कि आपको पता कैसे लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि अगर आपने दो चीज़ें मिलाई और उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर दो तरह से चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज हो गया तो उस रिएक्शन का नाम होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और टेम्परेचर रिलीज हो गया तो डिक्रीज हो गया तो उस रिएक्शन का नाम होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। हाँ, पहला एग्जांपल है मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। पहला एग्जांपल है मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो ना ये एग्जांपल आप सबने अपने घरों में देखा होगा। अगर कभी आपके घर में वाइट वॉश हुआ हो, कभी आपके घर में वाइट वॉश हुआ हो, वाइट वॉश होता है CaO से। Ca होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या इसका जनरल नेम होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम। तो अगर आपने क्विक लाइम में वाटर मिलाया, यानी कि कभी जब आपके घर में ये होता है ना वाइट वॉश हो, तो चूने टाइप की जो चीज़ होती है आप उसमें वाटर मिला के देखना और आपको दिखेगा कि जो सॉल्यूशन बनाया ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो वो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। CaO में आपने H2O मिलाया और यहाँ से बनता है CaOH होल ट्वाइस, और एक बहुत सारी हीट को रिलीज करता है। यानी कि यहाँ से जो रिएक्शन का जो आपने चीज़ें मिलाई हैं वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल चाहे आप याद कर लें या ना करें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि BaOH होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं NH4Cl से, और यहाँ से हमें मिलता है थोड़ा हीट एब्जॉर्ब करती है रिएक्शन, यानी कि टेम्परेचर का डिक्रीज होता है, थोड़ी हीट लेती है रिएक्शन करने के लिए, और यहाँ से बनता है BaCl2 + 2 NH3।
प्लस H2। तो इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है या रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो समझ गए आप बेसिकली आपको पता कैसे लगेगा रिएक्शन हो रही है कि भाई टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उस केस में मैं बोलता हूँ कि रिएक्शन हीट को रिलीज कर रही है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो उस केस में मैं बोलता हूँ कि जो रिएक्शन है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा भैया, आपने 4 चीज़ें बता दी, मैंने 2 सब्सटेंस मिलाए, इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा। अब मेरी उन कंपाउंड ने रिएक्शन नहीं करी क्या? नहीं, एक टाइप और है, लास्ट टाइप है। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर पक्का भाई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। इस टाइप का नाम है चेंज इन स्टेट। अगर आपके सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट क्या हमारी कौन कौन सी स्टेट होती है? जनरली हम 3 ही स्टेट कंसिडर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। ये 3 ही स्टेट जनरली हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद और भी होती हैं, एक प्लाज्मा व्लाज्मा टाइप, वो नहीं देखते हम मेनली ये कंसिडर करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट में चेंज हो जाए, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, सॉलिड गैस में चेंज हो जाए, यानी कि कोई भी अगर एक स्टेट किसी अदर स्टेट में चेंज हो जाए, तो मैं कह दूंगा कि भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। इसका बहुत ईजी एग्जांपल, बहुत ईजी एग्जांपल, मोमबत्ती होती है ना। मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो मोमबत्ती पहले कैसे होती है? सॉलिड होती है। जलने के बाद वो थोड़ा सा सब्सटेंस बचता है, बाकी सारी मोमबत्ती कहाँ चली जाती है? बाकी सारी मोमबत्ती गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से सॉलिड काय में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो एक स्टेट चेंज हो रही ना, पहले मोमबत्ती कैसी थी? सॉलिड, और बाद में किस में चेंज हो गई? गैस में। तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, और मुझे पता कैसे लगा रिएक्शन चेंज हो रही है? क्योंकि इसका स्टेट चेंज हुआ। पहले जो मेरा कैंडल वैक्स थी, मतलब जो मेरी कैंडल थी वैक्स की, वो सॉलिड में थी, और बाद में वो सारी गायब हो गई। गायब होके कहाँ गई होगी? वो गैस बन के उड़ गई ना। तो स्टेट चेंज हो रही है यानी कि रिएक्शन हो रही है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने मेनली 2 चीज़ें पढ़ी हैं। इतनी सारी बात रामायण गाने के बाद सिर्फ 2 चीज़ें हमने अब तक पकड़ी हैं। पहली, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो जब केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं और नए केमिकल बनाते हैं, और जो नए केमिकल हैं उनकी प्रॉपर्टी भी नई होती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। और मुझे पता कैसे लगेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो मैंने आपको 5 तरीके बताए। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा, प्रेसिपिटेट बन जाए। तीसरा, कलर चेंज हो जाए। चौथा, टेम्परेचर चेंज हो जाए। पांचवा, स्टेट चेंज हो जाए। अगर उन पांचों में से कुछ भी हो रहा है तो आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके। अच्छा जी, एक चीज़ और, मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं पांचों में, आपको सारे एग्जाम्पल याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल पेपर में आते हैं। ठीक है। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, और केमिकल रिएक्शन हमें कैसे पता लगता है कि हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। लेकिन ये इक्वेशन क्या है भैया? मैथ वाली इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, एक्स की वैल्यू निकालो? नहीं, यहाँ पर हम केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। अभी केमिकल इक्वेशंस क्या होती है उसको देख लेते हैं हम, है ना। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? तो अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो देखो अभी हम पढ़ के आए ना कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाओ। ये हमें पता है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? वाटर। ठीक है जी, आपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करवा लिया, कहीं से आप हाइड्रोजन ले आए, कहीं से आप ऑक्सीजन ले आए, आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया और वाटर बना दिया। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस को कॉपी पर लिखना, इस प्रोसेस को कॉपी पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना कहलाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि आपने हाइड्रोजन को लिखते हैं हम H2, ऑक्सीजन को लिखते हैं हम O2, यानी कि हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2, इन दोनों की रिएक्शन करवा के H2O बन गया। ये जो प्रोसेस है कि जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में कॉपी पर लिखना कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ये इस एरो का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एरो जिस तरफ पॉइंट करता है यानी कि ये H2O की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो H2O होगा प्रोडक्ट,
और जिस तरफ से पॉइंट कर रहा है, किस तरफ से पॉइंट कर रहा है, H2 और O2 की तरफ से, तो ये साइड होगी रिएक्टेंट। तो मेनली केमिकल इक्वेशन क्या है कि जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन थी उसे सिंबॉलिक फॉर्म में कॉपी पर लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, इजी। अब केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकंड कैटेगरी होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम देखते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। जैसे कि आपने H2 और O2 लिया, इजी एग्जांपल ले रहा हूँ, H2O बना दिया। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड में जो ये एटम्स होते हैं ना, ये इक्वल नहीं होते। देखो हम लिखते हैं, पहले देखो, सबसे पहले आप जज करो कि यहाँ पर कौन कौन से एटम है। तो यहाँ पर एटम है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दो ही एटम है। देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। एक साइड में ले रहा हूँ रिएक्टेंट और एक साइड ले रहा हूँ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है, दो। रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है, O2, दो। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में आते हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है, H2 आ रहा है, यानी कि दो। कितने ऑक्सीजन है, एक। अच्छा भाई, यहाँ पर तो दो ऑक्सीजन थे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कहाँ गया, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड होती है जब रिएक्टेंट साइड में जो ये एटम है और प्रोडक्ट साइड में जो एटम है इक्वल नंबर में ना हो। उस केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर ये इक्वल नंबर में होते हैं कि भाई रिएक्टेंट साइड में भी इक्वल नंबर में है और प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल नंबर में है सारे एलिमेंट्स या सारे एटम्स, तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, बहुत इजी इजी रख रहे हैं कि 2H2 रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ और हमें दे रहा है 2H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पहले रिएक्टेंट साइड के लिखते हैं। रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है, देखो H2 के दो मॉलिक्यूल है, यानी कि एक बार H2 है और एक और बार H2, तो टोटल H कितने हो गए, दो यहाँ और दो यहाँ, यानी कि 4। तो बेसिकली आपको इसका और इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक है, और O2 कितने हैं, O2 तो मेरे पास 2 ही है, मतलब O है, O2 आ रहा है, यानी O दो हैं। अब मैं प्रोडक्ट साइड में देखता हूँ, प्रोडक्ट साइड में देखो हाइड्रोजन 2 है और ये 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसकी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन एक है लेकिन ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो 1 × 2 2, तो ऑक्सीजन दो। तो आप देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो अगर ये नंबर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। तो मैटर ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। तो जैसे पहले वाले केस में ऑक्सीजन के एक एटम की कमी आ रही थी ना, ऐसे कमी नहीं आ सकती। जितने रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट हैं और जितने प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट हैं वे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अपना पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, इससे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ फिर हम बैलेंस करेंगे कि Na+O2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और Na2O बना रहे हैं। ठीक है, अब ना जो जब हम रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं तो हम कंपाउंड के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब Na2 मैं यहाँ 2 नहीं लिख सकता। मैं बैलेंस कैसे करूँगा कि बस ना मैं इनके आगे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 1 2 3 यहाँ पर लिख सकता हूँ, अंदर कुछ नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ट्राई करते हैं बैलेंस करने का। तो यहाँ पर कितने सोडियम है, एक। यहाँ पर कितने सोडियम है, दो। तो भाई यहाँ एक यहाँ दो, तो मैं यहाँ दो कर देता हूँ। ठीक है भाई, सोडियम बैलेंस होगा। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी सोडियम दो हैं, राइट साइड में भी सोडियम दो हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, दो। राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, एक। तो मैं यहाँ दो कर देता हूँ। ओके, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ भी दो यहाँ भी दो। लेकिन
अब सोडियम कितने हो गए, दो दो के दो पे 4, लेकिन यहाँ सोडियम कितने हैं मेरे 2, तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, इस 2 को 2 की जगह 4 कर देता हूँ। तो अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। सोडियम कितने हैं यहाँ पर 4, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, दो दो के दो पेयर यानी कि 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यानी कि रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इस तरह से एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं कि H2O2 गिव्स H2O प्लस O2, ठीक है, H2O2 H2O और O2, ठीक है। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2, राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है भाई, इक्वल है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 2, राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, एक ये रहा और 2 ये रहे, यानी कि 3, टोटल 3 है यार, यानी कि ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है। तो मैं क्या करूँ कि मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, ठीक है। अब राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 तो ये और 2 ये 4, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यार अब कैसे करूँ मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 4, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हाइड्रोजन भी बराबर है ऑक्सीजन भी बराबर है, यानी कि मेरी रिएक्शन कैसे हो गई, बैलेंस हो गई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो थोड़ा आपको फील आ जाएगा। देखो ऑल्दो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इक्वेशन बैलेंस करना, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप चाहे छोड़ भी सकते हैं, मतलब इतने क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन अगर आपको इक्वेशन ही बैलेंस करनी नहीं आएगी तो फिर केमिस्ट्री में आपको फील नहीं आएगा, यानी कि अगर आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो फिर वहाँ आप सफ़र करेंगे। तो अच्छा है कि हम इक्वेशंस बैलेंस करना सीख लें, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, MgOH होल ट्वाइस। इस OH होल ट्वाइस का मतलब होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं HCl के साथ और बना रहे हैं MgCl2 प्लस H2, ठीक है, MgCl2 प्लस H2, ओके। तो MgOH, पहले हम Mg देखते हैं, यहाँ पर एक ही Mg है, यहाँ पर भी एक ही Mg बैलेंस है। क्लोरीन देखते हैं, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर 2 Cl है, Cl बैलेंस तो नहीं है, तो यहाँ पर मैं 2 Cl बना देता हूँ। हाँ भाई Cl बैलेंस हो गए, Mg भी बैलेंस हो गए, Cl भी बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में और देखते हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन है टोटल, है ना। राइट साइड में 2 ही है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो अब ये 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 1 1 के 2, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो यानी कि मेरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। आप क्या करें, आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में आप सारे ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आना चाहिए आपको यार, ये बहुत बेसिक है, ये सीखो आप, नहीं भी आता तो, ठीक है। 4Fe प्लस O2 गिव्स 2Fe2O3। तो मैंने थोड़ी सी बैलेंस लिख दी, रिएक्शन ऐसे नहीं लिखनी थी मुझे, पर ठीक है। यहाँ पर Fe कितने हैं 4, यहाँ पर Fe कितने हैं 4, लेकिन यार यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं राइट साइड में 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3O3 है, और ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 + 3 6, और यहाँ पर तो 2 है, तो मैं क्या करूँगा 3 कर दूँ, तो O2 मतलब हमें पता ना इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो 3 × 2 यानी कि 6 हो गए, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गए और यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गए, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो गई भाई, बैलेंस हो गई। एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक बस एक और लास्ट, फिर नहीं करेंगे, ठीक है। एक और, AlOH होल थ्राइस गिव्स Al2O3। अच्छा, इस साइन को ना गिव्स भी बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बोला ना AlOH होल थ्राइस गिव्स, और इसे पढ़ते हैं होल थ्राइस, OH3 लिखा था यानी कि होल थ्राइस, ठीक है, ऐसे करके प्लस H2O, ओके भाई, इसे करते हैं बैलेंस। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं 1, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो मैं इसे 2 बना लूँ, ओके बना लिया मैंने, एल्यूमिनियम मेरे बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 बार आ रहा है और ये 3 3 के
2 टाइम्स रिपीट हो, यानी कि 3 2 = 6, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं 6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ 3 लगा दूंगा मैं, 3 2 = 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गए। ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन 3 और फिर वही अगेन 2, यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं 6। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 3, यानी कि 3 + 3, यानी कि ऑक्सीजन कितनी है 6। तो यानी कि मेरी ये रिएक्शन बैलेंस हो। अच्छा, जब आप ना ऐसे 1 2 लिखें, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, और अब मैं कह रहा हूँ रिएक्शन बैलेंस हो गई, तो उसके बाद ना एक बार रीचेक जरूर कर लेना चाहिए। कि जैसे अब मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ कि एल्यूमिनियम कितने हैं 2, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं 2, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 3 2 = 6, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 3 2 = 6। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3 2 = 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 3 एयर है और 3 एयर है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो मेरी रिएक्शन क्या है बैलेंस है। तो इस तरह से अभी जब मैं क्वेश्चंस कर रहा था तो आपको काफ़ी आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अटकेंगे कि यार मैं तो ये बैलेंस करने गया था ये तो और अनबैलेंस हो गई। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इस टॉपिक को थोड़ा समय देना है, कुछ 8-10 क्वेश्चन ट्राई करने हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के, और फिर यू आर गुड टू गो, है ना। तो करें आप, है ना। अच्छा, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, हमें पता लग गया केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, हमें पता लग गया केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बहुत बढ़िया। हमने ये भी पढ़ लिया कि यार मुझे ये कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, बहुत बढ़िया। मैंने ये भी पढ़ लिया कि भाई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हम एक अगला टॉपिक और पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। की केमिकल रिएक्शन बेसिकली कितने टाइप की होती हैं, तो उस टॉपिक को और देख लेते हैं एक बार, है ना। और फिर थोड़ा सा और बचेगा चैप्टर, और हमको अब हमें पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन 5 टाइप की होती हैं, एक एक करके देखेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहली रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि यार अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट या कुछ भी मिलाए हैं और वो ना कंबाइन हो जाए, आपस में कंबाइन होके एक ही कंपाउंड बनाए, यानी कि 2-3 आपस में मिलके एक बन गए, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आ, कुछ ए था मेरे पास, कोई मेरे पास बी था, ये दोनों आपस में मिले और सी बन गए, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई कॉम्बिनेशन, ए और बी आपस में मिल गए। ये तो ए बी वाले एग्जांपल हैं, इनके रियल एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि आपने मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दी, तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि Mg और O2 आपस में मिलकर क्या बन गए MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह अगर आपने ये रिएक्शन है तो हमने पहले भी पढ़ ली ये वाली CaO, और इसकी रिएक्शन हमने H2O के साथ करवाई और ये बन गया CaOH होल ट्वाइस। Ca होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसे बोलते हैं क्विक लाइम, ये आपको उसका वर्ड नाम याद रखना है, इसे बोलते हैं हम क्विक लाइम। ये रिएक्शन आप सोचो हमने कहाँ पढ़ी है, और इसी वीडियो में पढ़ी है हमने, ठीक है ना, तो सोचना। और ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है शेक्ड लाइम। तो क्विक लाइम में अगर आप वाटर मिलाओ तो शेक लाइम बन जाता है, या इसी चीज़ को बोलते हैं हम लाइम वाटर, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि किन्हें क्या बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी कि 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल्स, कंपाउंड, एलिमेंट आपस में मिलकर एक कंपाउंड, एलिमेंट या कुछ भी बना लेते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा आपस में मिले और एक बन गए, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप नाम से भी समझ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, कि वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो जब बहुत सारी चीज़ आपस में कंबाइन होकर एक बन जाती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि उनका क्या हो गया कॉम्बिनेशन हो गया। तो उसी से आया ये वर्ड कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं और एक बन रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, एक एग्जांपल आपको उसको जरूर याद रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको उसको जरूर याद रखना है कि NH3 ये होता है अमोनिया, इसकी रिएक्शन ये होता है अमोनिया, ठीक है। ये वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे ये। अगर आपको साइंस आगे भी पढ़नी है तो ये वर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे। तो NH3 होता है अमोनिया, अमोनिया की रिएक्शन आप करवा दो HCl के साथ, HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो आपको पता होगा, और ये बन जाता है NH4
Cl। तो बेसिक अब अगेन दो चीज़ें थी, आपस में मिलकर एक बन गई और रिएक्शन हो गई। ये जो NH4Cl होता है ये होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये बेसिकली वाइट फ्यूम्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो वाइट फ्यूम्स को प्रोड्यूस करती है या जो वाइट फ्यूम्स निकलते हैं, तो कौन सी रिएक्शन है? NH3 और HCl आपस में रिएक्शन करके NH4Cl बनाते हैं जो कि वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो 5 में से हमने एक तो समझ लिया, आसान था तो कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब भाई ये क्या है डीकम्पोजिशन? तो जैसे हमने अभी भी कॉम्बिनेशन पढ़ा ना कि दो मिलके एक बन गए, ये उसका जस्ट उल्टा है कि एक से दो या दो से ज्यादा बन गए। यानी कि वहां पर दो से एक बन रहा था, यहाँ पर एक से दो बन गए, ठीक है। अच्छा, डिकम्पोजिशन ना कई तरह का होता है। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी है डिकम्पोजिशन की, मतलब आप समझ दोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि अगर कोई एक कंपाउंड था मेरे पास, वो टूट कर दो में स्प्लिट हो जाता है, यानी कि वो एक से दो बन जाता है। अभी इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहला एक डिकम्पोजिशन के कई टाइप होते हैं। पहले टाइप का डिकम्पोजिशन है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जब मैं किसी कंपाउंड को हीट देता हूँ, यानी कि जब मैं किसी कंपाउंड को गर्म करता हूँ और गर्म करने की वजह से वो डिकम्पोज होता है या टूटता है, तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि अगर आपके पास CaCO3 है, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, या ऐसे बोलते हैं लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ये सॉलिड होता है। CaCO3 है हमारे पास और इसे हमने हीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हीट को दिखाने के लिए ऐसा सिंबल के ऊपर हीट लिख देते हैं, या आप सिंबल के ऊपर ऐसा ट्रायंगल बना दो। इसका मतलब ये होता है कि आप इस चीज़ को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये हीट करके टूटता है CaO प्लस CO2 में, और यहाँ से वही CO2 गैस रिलीज हो रही है। और हमें पता है कैसे हम पता लगाएंगे CO2 गैस है लाइम वाटर से पास करके। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो ये गैस पक्का CO2 है, ठीक है। ये बात तो हमें पता थी। तो देखो यहाँ पर एक कंपाउंड था और हमने इसे हीट किया और ये दो में कन्वर्ट हो गया। तो एक से दो में बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये हीट करने पर टूट रहा है, इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो यानी कि जब कोई चीज़ हीट करने से टूटती है तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपको पक्का याद रखना है। एक्चुअल में एक नहीं दो एग्जांपल है, देखते हैं। ये वाला तो याद रखना ही है, ठीक है, से रख लेना रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। पर ये दो पक्का रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और ये PYQ में आई भी है। रिएक्शन है कि आपने FeSO4 लिया है, वही अगेन फिर आपने से हीट किया, हीट करके ये बनता है Fe2O3, ओके, प्लस SO2, ओके, SO2 गैस होती है, प्लस SO3, ये भी गैस होती है। तो आपने FeSO4 लिया था, इसको आपने हीट करा और ये तीन टुकड़ों में टूट गया, एक Fe2O3, एक SO2 और एक SO3। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। Fe2O3 होता है फेरिक ऑक्साइड, FeSO4 होता है फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर ये तीन हिस्सों में टूटा है, ठीक है, ओके। अब FeSO4 ये होता है ग्रीन कलर का, ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, Fe2O3 ब्राउन कलर का होता है, ओके। तो ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक ग्रीन, यह क्वेश्चन किस तरह आता है कि एक ग्रीन कलर का कंपाउंड हीट करने पर कन्वर्ट हो गया ब्राउन कलर में, और साथ में एक बर्निंग स्मेल आ रही है हमें सल्फर की। तो बेसिकली जो ये गैसेस है ना, ये बर्निंग स्मेल देती है सल्फर की। तो एक ग्रीन कलर का कंपाउंड हीट करने पे कन्वर्ट हो गया एक ब्राउन कलर के कंपाउंड में, और साथ में इस बर्निंग स्मेल दे रहा है सल्फर की, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। तो बेसिकली वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो ये वाली रिएक्शन होगी। तो ऐसे आपको याद रखना है, ग्रीन कलर का कंपाउंड ब्राउन में कन्वर्ट हो गया
और साथ में एक स्मेल आ रही है, बर्निंग स्मेल आ रही है सल्फर की, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको जरूर 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 याद रखनी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। एक और जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो ये है कि आपने PbNO3 होल ट्वाइस लिया है, 2 PbNO3 होल ट्वाइस, और इसे आपने हीट किया है और यहाँ से बन रहा है 2 PbO, जो कि येलो कलर का होता है, और साथ में 4NO2, ये गैस होती है, साथ में O2। ओके, तो मैं बता देता हूँ, PbNO3 होता है कलरलेस या वाइट बोल देते हैं इसका, या तो कलरलेस कहते हैं कुछ लोग उसे, और ये कई बार वाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कलरलेस या वाइट होता है, और ये हीट करने पर PbO प्लस NO2 प्लस O2 में टूटता है। जो ये PbO है ये येलो कलर का होता है, जो ये NO2 है ये बेसिकली ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाम है इसका, और ये ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने वहाँ पर देखा था ना, वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहे थे, उसी तरह ये ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसी तरह ही ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है, और O2 तो आपको पता है ऑक्सीजन ही होती है। तो इस रिएक्शन का क्वेश्चन किस तरह आता है कि एक कलरलेस या वाइट सॉल्ट, ठीक है, हीट करने पर कन्वर्ट हो रहा है येलो कलर में, और साथ में ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप बताइए रिएक्शन कौन सी है? तो रिएक्शन कौन सी है? ये वाली, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये थे एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन के, जब डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा था? हीट देने की वजह से, कि अगर आपने किसी कंपाउंड को हीट दी और वो 3-4 में टूट गया, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी हो सकती है डिकम्पोजिशन की, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने का रीज़न क्या होगा कि आपने उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया या इलेक्ट्रिसिटी दी है, या उसका मतलब बेसिकली आपने उसे इलेक्ट्रिसिटी दी। इसका एक एग्जांपल याद रख कर लेते हैं कि अगर आप वाटर लिया है, आपने वाटर लिया है, और अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये टूटता है 2H2 में प्लस O2। तो अगर आपने वाटर लिया है और अगर आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो टूटता है 2H2 प्लस O2 में। इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो आप सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, अभी हमारे लिए इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। कभी जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर अपना H2O2 लिया है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करी और ये H2 प्लस O2 में टूट गया। अब यहाँ देखो, एक इंपॉर्टेंट देखने वाली बात ये है कि 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं H2 और 1 बन रहा है O2। इसीलिए यहाँ से मुझे पता लगता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम है ना, वो है 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। क्यों? क्योंकि रेशियो क्या है? 2:1 का, ठीक है। फिर अगर आपको पता लगाना हो कि H2 गैस भी मिल रही है और O2 गैस मिल रही है, तो H2 गैस का आप कैसे पता लगाओगे? वही पॉप साउंड है ना। और O2 गैस का कैसे पता लगाते हैं? O2 गैस का आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि सपोज कीजिए कोई आप इसके पास ऐसी चीज़ लेके आए हैं जो जल रही है, बर्निंग कैंडल। आप सपोज कीजिए आप बर्निंग कैंडल लेके आए हैं इसके पास, ठीक है। तो ये कैंडल ना O2 के कांटेक्ट में आती और अच्छे से जलने लगेगी। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि O2 के प्रेजेंस में आने से ये बहुत अच्छे से जलने लगती है। अभी आप इतना याद रखें कि अगर आपके पास कैंडल है और वो थोड़ा जल रही है, जैसे ही आप O2 के कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे ना उसे, तो उसमें जो वो थी आग थी वो बढ़ जाएगी, यानी कि वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी आग उसकी, ठीक। तो ये याद रखना है आपको O2 गैस का आप कैसे पता लगाएंगे। तो ये प्रोसेस था इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसकी कुछ कुछ रिएक्शंस हम और देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास NaCl का सॉल्यूशन है, यानी कि आपने नमक लेके पानी में घोल दिया है और ये लिक्विड स्टेट में आपके पास है ना, और इससे वही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ना, तो यहाँ से बन रहा है सोडियम बनता है यहाँ से, प्लस Cl2 गैस, यानी कि क्लोरीन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और बस ये एग्जांपल आप याद रखना इसकी, ये 2 एग्जांपल बहुत रहेंगे। एक ही H2O में ये इंपॉर्टेंट बात थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में होते हैं, और बस यही बात है कि हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, यहाँ पर जहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बाद
थर्ड टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जब डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, कि अगर आप उसके ऊपर सनलाइट पड़ी और वो दो हिस्सों में टूट गया। वैम्पायर होते हैं ये, है ना। और जैसे वैम्पायर धूप के कांटेक्ट में आके जल जाती है, तो उस टाइप के सीन है कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है कि अगर मेरा कंपाउंड धूप यानी कि उसके ऊपर अगर सनलाइट पड़ी तो वो टूट जाएगा, यानी कि वो एक से दो या तीन जो भी है वो बन जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपने AgCl लिया है और अगर ये सनलाइट के कांटेक्ट में आया है तो ये बनाता है Ag यानी कि सिल्वर और साथ में क्लोरीन गैस, ठीक है। ये जो AgCl होता है ये ना वाइट कलर का होता है, ठीक है। और जो ये Ag होता है ये होता है सिल्वर, तो सिल्वर कलर का ही होता है ना, या इसे बोलते हैं ग्रेइश वाइट कलर का। वाइट और ग्रेइश वाइट पता नहीं क्या फालतू बात है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखें कि AgCl जो कि वाइट कलर का सॉल्ट होता है और ये सनलाइट के कांटेक्ट में आके Ag और Cl2 में टूट जाता है। जो Ag होता है वो सिल्वर होता है, सिल्वरी कलर का होता है, ऐसे कुछ लोग ग्रेइश वाइट भी बोल देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और आप याद रख सकते हैं कि AgBr ले लीजिए आप। AgBr बेसिकली पेल येलो कलर का होता है। कौन से कलर का? पेल येलो। और अगेन वही सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो Ag बन जाता है, Ag वही सिल्वर और साथ में Br2 गैस रिलीज करता है। और जो Br2 गैस रिलीज होती है ना, ब्रोमीन गैस, ये होती है रेड ब्राउन कलर की। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कंपाउंड सनलाइट के कांटेक्ट में आने से रेड ब्राउन कलर की गैस रिलीज करता है, तो वो कौन सा कंपाउंड है? AgBr, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली पहले क्या होती है कि जब कोई कंपाउंड टूट कर, मतलब कोई एक अगर कंपाउंड ले रहे हैं और वो टूट कर दो या तीन बन रहे हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन तीन रीज़न की वजह से हो सकता है, या तो आप उसमें हम हीट दे दें। यहाँ पर हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी हैं, ग्रीन ब्राउन वाली, ये रिएक्शन याद रखनी है आपको। या उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, या फिर उससे हम सनलाइट के प्रेजेंस में लें। तो तीन तरह से डिकम्पोजिशन हो सकता है, हीट देके, इलेक्ट्रिसिटी देके, सनलाइट देके, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि इसमें ना हम दो कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं। बेसिकली एक कंपाउंड होता है सॉल्ट और एक एलिमेंट होता है, इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। और ये एलिमेंट क्या करता है, इस सॉल्ट में से एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। बेसिकली क्या हो रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। कि सपोज करो मेरे पास CuSO4 है, इसकी रिएक्शन मैं Fe के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से बन रहा है FeSO4 और C। तो बेसिकली हुआ क्या, Fe आया, Fe ने Cu को लात मारी और यहाँ से बाहर निकाल दिया और खुद Cu की जगह ले ली। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है। जैसा वर्ड भी आप देखो ना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिस्प्लेस कर दिया। सपोज करो कि आपकी कोई टेबल थी, यहाँ पर एक बुक रखी थी, आप एक बोतल लेके आए, आपने बुक हटा दी, बोतल रख दी। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने बुक को बोतल से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ना जो मैंने ये एग्जांपल लिखा है ना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब यार भैया आप तो इतनी सारी रिएक्शन हमें करवा दी, तो देखो बेटा ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको रिएक्शन जरूर लर्न करनी पड़ेगी। और सच में पूरी केमिस्ट्री में 10th की सिर्फ इसी चैप्टर में ज़्यादा लर्निंग का पार्ट है और किसी में नहीं है। तो थोड़ा सा लर्न कर लो, क्योंकि आती हैं रिएक्शन पेपर में। PYQ में आप खोल के देखना पिछले 10 ईयर्स के PYQ। बोल दो मैं अगर टाइम रहा मैं करवाऊंगा पक्का आपको, टाइम क्या रहा मैं पक्का आपको करवाऊंगा। हाँ, PYQs भी हम सोल्व करेंगे, मैं आपको नोट्स भी दूंगा, और चैप्टर तो हम पढ़ ही रहे हैं वन शॉट में, है ना। तो ये करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके पेपर से पहले आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हाँ, ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और ये ना ब्लू कलर का होता है, ठीक है। CuSO4 ब्लू कलर का होता है। और यहाँ पे आपने आयरन लिया है, Fe होता है बेसिकली आयरन, और ये होता है ग्रे कलर का, ठीक है। यानी कि आपने कॉपर सल्फेट लिया है जो कि ब्लू कलर का होता है, आयरन लिया है जो कि ग्रे कलर का होता है।
इनकी रिएक्शन करवाइए, यहाँ से बना है FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, ठीक है, और ये होता है ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश कलर का, ठीक है, और साथ में कॉपर बन गया है Cu, कॉपर होता है रेड ब्राउन कलर का। तो बेसिकली देखो रिएक्शन क्या हुई है कि CuSO4 और Fe की मैंने रिएक्शन करवाई है, FeSO4 प्लस Cu बना है, और CuSO4 ब्लू कलर का होता है, और आयरन आया, आयरन ने ब्लू कलर के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस करा, और मतलब Cu को डिस्प्लेस करा, और ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बदल गया ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो रहा है। अच्छा, एक रिएक्शन और देख लेते हैं इसमें। ये हम पहले भी पढ़ लिए हमने रिएक्शन, वही कि CuSO4 की रिएक्शन हम वही Zn के साथ करवाते हैं ना, तो बनता है ZnSO4 प्लस Cu, है ना, और CuSO4 कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का, और ये ZnSO4 कलरलेस। तो ये वाला भी बहुत आता है एग्जाम्पल पेपर्स में कि CuSO4 की और Zn की आपने रिएक्शन करवाई है, और जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया या कलरलेस हो गया। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं हमने रिएक्शन, और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी किस टाइप की रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखो ना, Zn ने Cu को डिस्प्लेस किया है। ओके ओके। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और होता है इसमें, या एक इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर मैं ये रिएक्शन करवाऊँ ZnSO4 की रिएक्शन मैं Cu के साथ करवाऊँ, तो ये ना यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर Cu Zn को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, Zn को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि जो Zn है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cu से। Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu, ठीक है। तो Zn ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cu से, इसलिए वो Cu को तो डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन अब जो Cu है हमारा कॉपर है, वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है ही नहीं, तो वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है कि हम Cu के कॉपर के कंटेनर में ZnSO4 को रख सकते हैं क्या, या फिर पहले का क्वेश्चन है कि हम कॉपर के बर्तन में ZnSO4 को स्टोर कर सकते हैं, या फिर Zn के बीकर में या बर्तन में CuSO4 को स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें से कौन सी चीज़ होगी, फर्स्ट वाली की सेकंड वाली, ये आप कमेंट में बताना नीचे, ठीक है, कि हम कॉपर के बर्तन में ZnSO4 को रख सकते हैं या Zn के बर्तन में CuSO4 को रख सकते हैं। तो इनमें से कोई एक ट्रू है, एक फॉल्स है, और आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, और ये भी बताना है कि उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो आपको उसका रीज़न ये ऊपर की जो रिएक्शन उनसे ही मिल जाएगा, तो ये हम करेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद कुछ कुछ रिएक्शंस और हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। भैया इतनी करवा दी रिएक्शन, सारी इंपॉर्टेंट कह रहे हो, पर क्या करें बेटा, पेपर में PYQ आई हुई है, हम रिस्क नहीं ले सकते। जैसे कि एक रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 2Al, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। Fe2O3 होता है बेसिकली फेरिक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन में Al के साथ करवा रहा हूँ, तो यहाँ से बनता है Al2O3 जो कि होता है अमोनियम ऑक्साइड प्लस Fe, और यहाँ से बनता है आयरन। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से ना आयरन लिक्विड स्टेट में बनता है, यानी कि मोल्टन स्टेट में, यानी कि आयरन पिघला हुआ लिक्विड आयरन बनता है, इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आयरन कौन से स्टेट में ऑब्टेन होता है, यहाँ से मोल्टन स्टेट में, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी कि कोई एक कंपाउंड था, वो जाता था किसी एलिमेंट के पास, और वो एलिमेंट उस कंपाउंड के एलिमेंट को लात मारता था और खुद उसकी जगह ले लेता था। बेसिकली ZnSO4 सॉरी CuSO4 के पास Zn गया, या Zn CuSO4 के पास गया, इसने Cu को लात मारी और उसकी जगह ले ली। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने 3 तरह की रिएक्शंस पढ़ ली, पहली कॉम्बिनेशन, दूसरी डिकम्पोजिशन, और तीसरी डिस्प्लेसमेंट।
चौथी कैटेगरी और देखते हैं जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। देखते हैं वो रिएक्शन कैसी होती है। अब हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ना देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था कि कोई एक एलिमेंट जाके किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, तो इसके आगे मैंने लगा दिया डबल, तो बेसिकली कोई 2 एलिमेंट आपस में डिस्प्लेस हो रहे होंगे, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, AgNO3, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ NaCl के साथ, तो यहाँ से बनते हैं AgCl प्लस NaNO3। तो बेसिकली क्या हुआ कि Na ने Ag की जगह ले ली और Ag ने Na की जगह ले ली, तो ना 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहले Na गया, Na ने Ag को निकाला, Ag गया, Ag ने Na को निकाला, तो ना 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसलिए इस रिएक्शन को बोल रहे हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको याद रखना है। भैया कितने करवाओगे, ये वाली रिएक्शन हम पहले पढ़ के आए हैं, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन हम पहले थोड़ा सा पढ़ के आए हैं। जैसे PbNO3 होल ट्वाइस, ये था लेड नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन हम KI के साथ करवा रहे थे, पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ पर बन रहा था PbI2 जो कि येलो कलर की PPT थी। हमने देखा था ना PPT वाली रिएक्शन में, ये येलो कलर की PPT थी, प्लस 2KNO3, तो वही K की जगह Pb आ गया और Pp की जगह K आ गया, तो यहाँ पर ना 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसलिए मैंने इस रिएक्शन को क्या बोल रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 5th कैटेगरी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, वो और देख लेते हैं। वो लास्ट कैटेगरी है, यानी कि हमने 4 पढ़ लिए, लास्ट कैटेगरी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, भाई ये क्या होती है, ये तो हम नाम भी पहली बार सुन रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, तो इनका वर्ड का मतलब जान लेते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई कंपाउंड में ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो रही है तो मैं बोलूँगा ऑक्सीडेशन हो रहा है। कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, उसमें अगर ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है, यानी कि उससे ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो भी मैं बोलूँगा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान से समझ लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इन दोनों ही केस में मैं बोलूँगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके भैया, ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होगा, या कि फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन होगा। या तो हाइड्रोजन ऐड हो या कि फिर ऑक्सीजन रिमूव हो। तो ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग है, आराम से सुनो। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज हो रही है तो रिडक्शन, पहले वालों में दोनों में से कोई एक चीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन। तो आपको समझ में क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। पहले ऑक्सीडेशन के एग्जांपल कि अगर मेरे पास कार्बन है, इसकी रिएक्शन मैंने O2 के साथ करवा दी तो बनेगा CO2। तो बेसिकली कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है जी, एक और रिएक्शन ले लेते हैं, CuO, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है H2 के साथ, तो ये बना है Cu प्लस H2O। तो इस कॉपर में से ऑक्सीजन निकला है, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो हाइड्रोजन का क्या हो गया,
ऑक्सीडेशन। तो समझ में आया? ठीक है, और ऐसे ही हम थोड़ा रिडक्शन का एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगर H2S में H2S और Cl2 की रिएक्शन करवा रहा हूँ तो यहाँ सल्फर बन गया प्लस HCl बन गया, ठीक है। तो देखो अब ये ध्यान से देखते हैं, एक सेकेंड। सल्फर को देखो, ये रहा सल्फर, ये रहा सल्फर, ठीक है। इस सल्फर में से हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो सल्फर में से हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हाइड्रोजन। तो उसका क्या हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडेशन, है ना। जब हाइड्रोजन निकलता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन, ये रहा, यहाँ पर क्लोरीन था और यहाँ पर क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो क्लोरीन का क्या हुआ होगा, रिडक्शन। तो ऐसे आपको जज करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। एक पॉइंट और होता है इसमें, या एक टर्मिनोलॉजी और होती है, वो क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कि फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो यार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सामने वाले को रिड्यूस करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज होंगे, तो वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। दोबारा सुनो, एक अलग तरह से बताता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हो रहा हो, जिसका रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है, ऐसे। और रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया कि जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उल्टी उल्टी चीज हो गई है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे पता लगाएंगे कि ये जो ऊपर एग्जांपल लिया था इसमें ही देखते हैं। मैं दोबारा नोट डाउन कर देता हूँ उसे। ये रिएक्शन थी H2S प्लस Cl2, यहाँ बन रहा था सल्फर प्लस 2HC। तो पहले तो हम देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सल्फर ये रहा, सल्फर ये रहा, ठीक है। सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जब क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। तो मुझे पता लग गया सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इस वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो यानी कि यहाँ पर H2S है, रिड्यूसिंग एजेंट। और Cl2 का रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ऐसे याद रखना है कि Cl2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एक बार दोबारा आप कॉपी पर लिखना और खुद समझने की कोशिश करना कि क्या है, ठीक है। बहुत इजी सी चीज़ है, बस जो मैंने बोला है उससे आप ध्यान से सुनो। एक बार रिपीट करके चाहे आप दोबारा सुन लेना, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, तो हाँ, पता कैसे लगाएंगे कि आप पहले ही जज कर लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ना डेली लाइफ में भी बहुत काम आती है, मतलब नेचर में आपको बहुत देखने को मिलेगा, इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का, या मेनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो इनका क्या इफेक्ट होता है डेली लाइफ में, या वो हम और पढ़ते हैं। इनके मेनली बेसिकली हमें दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है, पहला कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। तो ये और देखते हैं कि कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक। सो इफेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या हमारी एवरीडे लाइफ में इफेक्ट्स होते हैं, तो वो पढ़ते हैं। मेनली दो इफेक्ट होते हैं, पहला कोरोजन, दूसरा रेंसिडिटी। तो पहले हम कोरोजन पढ़ लेते हैं कि बेसिकली कोरोजन होता क्या है।
क्यों इतना बढ़ चढ़ के आ रहा है कोरोजन? तो कोरोजन ना एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में मेटल सड़ जाता है, यानी कि मेटल खराब हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। अब यार मेटल खराब क्यों होता है? तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, आयरन का एग्जांपल लेते हैं। आयरन में सबने जंग लगी हुई देखी होगी कि यार आयरन में ना जंग लग जाती है ना? तो आयरन में जंग कब लगती है? जब उसे हम खुला में छोड़ देते हैं, या उसे हम गीला कर देते हैं, या मतलब खुले में छोड़ देते हैं मेनली, तब आयरन में जंग लग जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आयरन का कोरोजन हो रहा है। एक चीज़ और, आयरन वाले केस में अगर कोरोजन होता है तो उसे बोलते हैं हम रस्टिंग। ठीक है, अगर आयरन वाले केस में कोरोजन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली कोरोजन क्या है कि मेटल का सड़ जाना, और अगर आयरन सड़ रहा है तो उसे बोलते हैं हम रस्टिंग। तो अब ये रस्टिंग या कोरोजन कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है कि ना हमने अगर सपोज करो कि कोई आयरन की चीज़ है उसे हमने खुले में छोड़ दी, तो खुले में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, यानी कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर मतलब एटमॉस्फेयर में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं और कुछ ऑक्सीजन के पार्टिकल है ना, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर के पार्टिकल और ऑक्सीजन के पार्टिकल से आयरन रिएक्शन करता है और अपने ऊपर एक सरफेस बना लेता है, जो रस्ट मतलब हमें जो जंग दिखती है, जंग की रस्ट एक लेयर बना लेता है, तो हम बोल देते हैं कि आयरन की रस्टिंग हो गई या आयरन का कोरोजन हो गया। बेसिकली उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन हम देखते हैं कि अगर हम आयरन हमने खुले में छोड़ दिया तो उसकी रिएक्शन वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। अब ना हमें यहाँ ये नहीं पता होता कि कितने वाटर के मोलिक्यूल एग्जैक्टली रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम XH2O ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, तीनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करके बनाती हैं Fe2O3 डॉट XH2, Fe2O3 डॉट XH2। तो बेसिकली यही चीज़ जो होती है वो होती है रस्ट। तो अगर आपके पास आ जाए कि रस्ट का फॉर्मूला लिखो, रस्ट मतलब जंग जो जर होती है वो, तो आपके पास आ जाए कि रस्ट का फॉर्मूला लिखो, तो आप लिखेंगे Fe2O3 डॉट XH2O, और इसका नाम होता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये आपको रिएक्शन याद रखनी है। कोरोजन बेसिकली मेटल का सड़ना। ठीक है, तो ये हमने सबने देखा है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक कई बार आ जाता है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कि आप आयरन को जंग लगने से कैसे बचाओगे, तो मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन से बचने के तरीके। तो कोरोजन से बचने के कुछ तरीके हो सकते हैं कि आप उसमें पेंट कर दो। जैसे आपने देखा होगा ना कि आपने देखा होगा कि जो पार्क वगैरह में लोहे के पिलर्स होते हैं, जो लैंप वगैरह लगे होते हैं, लैंप हम जनरली कलर करके रखते हैं, है ना? लगभग सब जगह आपको कलर मिलेंगे, नॉर्मल ऐसे लोहा से नहीं मिलेगा। तो कलर इसलिए करते हैं ताकि जो आयरन का पिलर है या जो आयरन का जो खंबा टाइप है वो उसमें जर न लगे। तो बेसिकली आप उसके ऊपर पेंट कर दो। पेंट करने से क्या होगा, देखो ये आयरन का पिलर है और मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया यहाँ। ठीक है, तो पेंट करने से बेसिकली क्या हुआ कि ऑक्सीजन और वाटर के जो मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में हैं ये आयरन तक पहुँच ही नहीं पा रहे, ये तो पेंट पे ही लगे रह गए। तो खराब होगा तो पेंट ही तो खराब होगा, मेरा अंदर का आयरन तो ठीक रहेगा, है ना? तो इसलिए हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, जिससे ये ऑक्सीजन और ये वाटर के मॉलिक्यूल मेरे आयरन तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे। ठीक है, सेकंड, हम उसमें कुछ ग्रीस ऑयल वगैरह लगा सकते हैं, हम उसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड, हम उसे ना हम आयरन में थोड़ा सा कॉपर मिला दें, हम आयरन में थोड़ा सा कॉपर मिला दें और एक एलॉय फॉर्म कर लें। एलॉय बेसिकली क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में शायद। तो आयरन और कॉपर का हम एलॉय बना लें, और जो ये एलॉय बनेगा इसमें कम जंग लगती है, तो ऐसे भी हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो तीनों पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं कि रस्टिंग से हम कैसे बचा सकते हैं। उसके ऊपर आप पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो, या उसका एलॉय बना दो। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं रस्टिंग से बचने के लिए। तो ये पहला था कि ऑक्सीडेशन हमारी एवरीडे लाइफ में क्या अफेक्ट करता है, तो उसका एवरीडे इफेक्ट है कि बेसिकली कोरोजन होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आप ऐसे मान लीजिए कि जो हमारे खाने की चीज़ें होती हैं, जो हम खाना खाते हैं वो कुछ टाइम बाद सड़ जाता है ना, उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है कुछ टाइम बाद, मतलब खाना सड़ जाता है अगर बाहर रखा हुआ होता है, फ्रिज में अगर हम नहीं रखते तो वो खाना जो सड़ता है उस चीज़ को बोलते हैं हम रेंसिडिटी, या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी।
अब यार खाना सड़ता क्यों है? यार खाना हमने बना दिया और हमने देखा तो 2 दिन बाद खराब हो गया। तो ऐसा खाना खराब क्यों हो जाता है? ऐसा क्या होता है कि खाना खराब हो जाता है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा जो भी फूड वगैरह है वो खुले में रखा रहता है और ये जो वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्शन कर लेता है और इन फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसकी वजह से फूड में कुछ केमिकल चेंज आ जाते हैं और खाना हमारा ख़राब हो जाता है। बेसिकली जो हमारा फूड है वो अगर खुले में रखा हुआ है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से उसमें कुछ केमिकल चेंज हो जाते हैं और जो केमिकल चेंज होने के बाद जो नया कंपाउंड है जो नया केमिकल बना है उसके अंदर वो हमें लगता है कि खाना हमारा सड़ गया। तो इसलिए हमारा फूड सड़ता है। बेसिक रीज़न क्या है कि वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है। इसके ना मैं आपको कुछ अच्छे यूजेस बताता हूँ। जैसे आपको पता है चिप्स जब हम खरीदते हैं जो चिप्स होती हैं उसमें इतनी सारी हवा भरी होती है अंदर चिप्स के पैकेट में। तो वो हवा क्यों भरते हैं वो अंदर? वो हवा इसलिए भरते हैं वो हवा पहली बात होती कौन सी गैस है? वो होती है नाइट्रोजन गैस। तो उस चिप्स के पैकेट में वो नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ना घुसे। वो क्या करते हैं वो पहले नाइट्रोजन से अपना वो पैकेट फिल कर देते हैं पूरा और उसे सील कर देते हैं ताकि जो बाहर से ऑक्सीजन उसके अंदर ना घुसे। अब जो चिप्स है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती। बेसिकली नाइट्रोजन जो है बहुत कम रिएक्टिव होती है तो उस वजह से हमारे चिप्स खराब नहीं होते। एक और बहुत रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा। कभी आपने चिप्स या कुरकुरे का पैकेट खरीदा हो और जिसके अंदर हवा ना हो, पिचका हुआ पैकेट खरीदा हो। अगर कभी आपके साथ हुआ हो कि आपने चिप्स या कुरकुरे का पैकेट खरीदा जो पिचका हुआ है जिसके अंदर की हवा निकल चुकी है तो जनरली वो चिप्स या कुरकुरे सीधे निकलते हैं, यानी खराब टाइप के निकलते हैं अंदर से। तो उसका रीज़न यही होता है कि वो पिचक गया है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं कोई छेद है जहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल गई है और उस छेद के थ्रू थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन गैस अंदर अंदर जाती रहती है और उस चिप्स या कुरकुरे का जो पैकेट है उससे रिएक्शन करती रहती है और हमारा जो अंदर का सामान है वो खराब हो जाता है। कभी आप करके देख लेना, एक चिप्स या कुरकुरे का पैकेट लाना, उसमें एक सुई चुबा देना, उसके अंदर की हवा निकल जाएगी और 1-2 घंटे रखना और फिर उसके बाद खाना। तो आपको पता लग जाएगा कि वो खराब हो चुके हैं और आप कहोगे कि भैया आपने हमारे 10 रुपये का नुकसान करवा दिया। ठीक है। तो रेंसिडिटी बेसिकली क्या है कि जो हमारा खाना वगैरह अगर खुले में रखा रहता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और वो खाना खराब हो जाता है। ठीक है। रेंसिडिटी से बेसिकली आप कैसे बच सकते हैं, खाने को कैसे बचा सकते हैं या रेंसिडिटी ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम खाने को फ्रिज में रख दें, नाइट्रोजन गैस में पैक करें जैसे कि चिप्स कुरकुरे पैक्ड आते हैं। इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये आप इसके देख लेना प्रिवेंशन क्या है रेंसिडिटी के। और इसी के साथ हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। क्या क्या पढ़ा चैप्टर में हमने एक बार शुरू से रिकैप ले लेते हैं। सबसे शुरू में हमने सीखा कि केमिकल इक्वेशंस सॉरी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि यार केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है मुझे पता कैसे लगेगा। तो 5 कैटेगरी हमने वो पढ़ी। उसके बाद आए हम कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर हमने केमिकल इक्वेशंस के टाइप पढ़े, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। फिर हमने सीखा कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम अपने अगले पार्ट में आए चैप्टर के जहाँ पर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो फिर वहाँ से हमने पाया कि केमिकल रिएक्शन ना 5 टाइप की होती हैं। फिर उन पाँचों पाँचों टाइप पढ़ी कि ये क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट में आए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या यूज होते हैं। तो बेसिकली 2 हैं, एक रेंसिडिटी और एक कोरोजन। ठीक है। अब इस चैप्टर में लर्निंग पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, आपको लर्न करना है, रिएक्शंस हैं थोड़ी सी और सिर्फ इसी चैप्टर में है। प्लीज़ लर्न कर लेना। थोड़ी सा ये हार्ड वर्क और आपको पेपर में नंबर दिलवा देगा, वरना चैप्टर बहुत आसान है ना। चैप्टर बहुत ईजी है, छोटा चैप्टर है, बस थोड़ा सा लर्निंग वाला पार्ट है। अब क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन में या एक अगली वीडियो में आपको उस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। आप उन नोट्स को डाउनलोड कर लेना। बहुत अच्छे नोट्स हैं, सच में बहुत अच्छे नोट हैं। मार्केट में ऐसे नोट मतलब जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है मुझे नहीं लगता कि ऐसे नोट आपको कहीं मिलेंगे। और आप एक चीज़ और करना कि जब नोट्स डाउनलोड कर लेंगे ना, नोट्स में से एक अलग सेपरेट पेपर में, जैसे आपके पास नोट्स आ गए हैं पीडीएफ में, ठीक है, आप एक अलग सेपरेट पेपर लेना और जितनी भी नोट्स में रिएक्शंस हैं, कहीं कहीं स्टार लगा हुआ है, कहीं कहीं पीवाईक्यू लिखा हुआ है और कहीं कहीं जो मैंने लेक्चर्स में बताई है कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उस तरह की सारी रिएक्शन नोट डाउन कर लेना। और जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो सारी रिएक्शन एक पेज पर नोट डाउन कर लेना, एक ही पेज पर आ जाएंगी सारी। और फिर ये आप एग्जामिनेशन तक बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबके साथ फैला दो। अभी तो नया ही चैनल है मेरा, सब्सक्राइब करने में बहुत सारे। ठीक है। बाय बाय।